अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। 23 जून को तकरीबन 4:30 बजे के वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस वक्त ईरानियन प्रेसिडेंट अभी कुछ घंटा पहले ही पाकिस्तान में इनका एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है और इसको लेकर दो अहम टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इस बात पर तो हर बंदा ही बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बायलैटरल एग्रीमेंट्स पर बात होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान लिमिटेड अमाउंट में ऑयल भी खरीदे ईरान से। पाकिस्तान और ईरान के डिफेंस एग्रीमेंट्स तक हो सकते हैं, बिकॉज ईरान पर फिलहाल के लिए जितनी भी सैंक्शंस थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपने दो चीज़ें गौर की होंगी कि ईरानियन प्रेसिडेंट कहाँ लैंड हुए, नूर खान बेस पर, जिस पर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा तपा हुआ है, क्योंकि इंडियन मीडिया तो आज तक सबको ये बताता है कि ये तबाह हो चुकी है बेस। यहाँ तक कि ऑफिशियली इनकी इंडियन एयरफोर्स तक ये बताती है। दूसरा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जब एस्कॉर्ट करते हैं किसी भी प्रेसिडेंट के प्लेन को, जैसा कि ईरानियन प्रेसिडेंट के प्लेन को भी किया गया, तो उसे एज अ वेलकम जेस्चर के तौर पर तो देखा जाता है कि एस्कॉर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका एक मकसद होता है कि उस वीआईपी जो इंडिविजुअल है उसके एयरक्राफ्ट को सेफ गार्ड करना। लेकिन जो वीडियोस में हम एयरक्राफ्ट देखते हैं उन्होंने तो कोई मिसाइल्स ही कैरी नहीं किए होते, तो ऐसा क्यों होता है और बगैर मिसाइल्स के किस तरह ये गार्ड कर रहे होते हैं उस एयर स्पेस को? इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले ईरान और यूएस के दरमियान ये जो डील हुई है फिलहाल, इसका ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली 12 पॉइंट्स हैं फिलहाल के लिए, जो मीडिया पर चीज़ आई है 12 से 14 के दरमियान पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली 14 पॉइंट्स हैं और ये तमाम पॉइंट्स तो मैं आपको नहीं बताता, मैं आपको इसके ओवरऑल इसका लुबे-लुबाब बताता हूँ। बीबीसी की पूरी रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें सारे 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला तो इसमें यह है कि किसी भी फ्रंट पर अब जंग नहीं लड़ी जाएगी ईरान और यूएस के दरमियान। फिर इसके बाद ईरान में जो अभी यूएस और इजराइल की बॉम्बिंग से नुकसान हुआ है उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए 300 अरब डॉलर्स ईरान को प्रोवाइड किए जाएंगे। या तो यूएस की कंपनीज वहाँ की रिकंस्ट्रक्शन करेंगी या वो पैकेजेस दिए जाएंगे, ईरान अपनी रिकंस्ट्रक्शन खुद करेगा। इसके साथ साथ तकरीबन 24 बिलियन डॉलर्स के ईरानियन एसेट्स जो हैं मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज़ में, वो अमेरिका ने फ्रीज़ किए हुए हैं, अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी कंट्रीज़ में। उनमें से 12 बिलियन डॉलर्स के जो एसेट्स हैं उन्हें अनफ्रीज़ कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो बाकी 12 बिलियन डॉलर्स हैं अगले 60 दिनों के अंदर उन्हें अनफ्रीज किया जाएगा, बिकॉज अभी एक टेक्निकल लेवल का डायलॉग होगा और उसको भी अगेन पाकिस्तान और कतर ही मीडिएट करेंगे। इसके साथ साथ ईरान ने इस चीज़ पर एग्रीमेंट अपना शो किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन है और उसके साथ कुछ यूएस की टीम्स होंगी, उनको वो अलाउ करेंगे कि वो ईरानियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आएँ और वो चेक करेंगे कोई यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन पर काम होगा। इसके साथ साथ ईरान ने इस चीज़ पर भी अब एग्रीमेंट शो कर दिया है कि हम किसी भी किस्म का वो टोल टैक्स नहीं लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वहाँ से जिसने भी गुजरना है वो गुजर सकता है। फिर उसके साथ साथ जिस किस्म के वेपन्स ईरान और इजराइल इवन प्लस यूएस की इस जंग में देखे गए, जिस किस्म की डिवास्टेशन देखी गई, उसने भी इस पूरे खित्ते को बहुत ज़्यादा नुकसान तो पहुंचाया है। लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की तमाम मिलिट्रीज अब इस पूरी जंग को स्टडी कर रही हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग को पूरी दुनिया स्टडी कर रही है, उसी तरह ईरान और इजराइल की इस जंग को स्टडी किया जा रहा है। अब ईरानियन प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान, जहाँ यूएस ईरान डील को लेकर भी बात होगी, जहाँ ईरान के भी कुछ 2-3 कंसर्न हैं अहम, उस पर ईरान पाकिस्तान को एतमाद में लेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो यूएस की तरफ से बहरहाल चीज़ें कन्वे की गई हैं वो ईरानियन प्रेसिडेंट से उन पर बात की जाएगी। इसके साथ साथ दो अहम चीज़ें जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो ये हैं कि पाकिस्तान ईरान से ऑयल ख़रीद सकता है, क्योंकि फ़िलहाल ईरान पर से तमाम सैंक्शंस ख़त्म कर दी गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकता है, अब इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और पाकिस्तान और ईरान प्रॉपर आपस में डिफेंस एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ करता है। ये वो चीज़ें हैं जहां ईरान पाकिस्तान से बहुत कुछ सीख सकता है और पाकिस्तान ईरान से बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन आपने दो चीज़ें यहाँ नोटिस शायद ना की हों। पहला तो ईरानियन प्रेसिडेंट नूर खान एयरबेस पर लैंड हुए। जब ये खबर आई तो मल्टीपल इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैंने देखा जो इस चीज़ पर बड़ा हैरानी का इजहार कर रहे थे कि नूर खान एयरबेस तो हम मई में तबाह कर चुके हैं, नूर खान एयरबेस तो बची नहीं है, तो नूर खान बेस पर किस तरह ईरानियन प्रेसिडेंट आ सकता है। बहरहाल मैं बता दूं कि इसी साल सऊदी क्राउन प्रिंस भी आई बिलीव 2025 के एंड में आ चुका है या इसी साल के शुरू में, फिर यूएई का प्रेसिडेंट आ चुका है, चाइना का हाई रैंक ऑफिशियल्स, वो जितने भी इस तरह के वीआईपी गेस्ट आते हैं पाकिस्तान में उन्हें नूर खान बेस पर ही लैंड करवाया जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रहीम यार खान का एयरपोर्ट है वहाँ लैंडिंग उनकी हो जाती है, कभी जैकबाबाद पर भी लैंडिंग रिपोर्ट्स हुई हैं। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो यहाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ की कि जैसे ही कोई इस तरह का गेस्ट आता है उसका एयरक्राफ्ट लैंड
उसका एयरक्राफ्ट लैंड होता है नूर खान बेस पर और उसे लाइव फिर आगे नशर किया जाता है। तो पूरी दुनिया को ये चीज़ अब नज़र आ जाती है कि ये वो एयर बेस है जिसे इंडिया तबाह कर चुका था। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि वो बेस पूरी की पूरी इंटैक्ट है और तमाम उस पर जो ऑपरेशंस हैं वो भी ऑन गोइंग है। हालांकि मैं इंडियन स्ट्राइक को यहाँ ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि इंडिया के 2 ब्राह्मोस मिसाइल हिट हुए थे नूर खान बेस पर। एक हिट हुआ था एक ग्राउंड में, एक ओपन ग्राउंड में हिट हुआ था। बेसिकली उसका टारगेट था टारमेक पर खड़ा एक C-130, लेकिन पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से वो अपने टारगेट से डिफ्लेक्ट कर गया और एक ओपन ग्राउंड में गिरा। जो एक ब्राह्मोस मिसाइल है ये बेसिकली एक ट्रेलर को इसने हिट किया था नूर खान बेस पर, जिसके बारे में इंडिया क्लेम करता है कि वो एक ड्रोन कंट्रोलिंग यूनिट था या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। हालांकि वो देखने से लग रहा है कि वो प्रॉपर एक ट्रक है जो लॉजिस्टिक्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जा रहा था। बट बहरहाल इंडिया का क्लेम है कि ड्रोन्स को जिससे ऑपरेट किया जा रहा था ये मूवेबल ट्रेलर से, और इंडिया ने उसको हिट किया। इंडिया ने 4 से ज्यादा ब्राह्मोस मिसाइल्स फायर किए थे। 2 को पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया, एक को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने ओपन एरिया में गिरा दिया उसी बेस के अंदर, और एक अलेजिडली इंडिया के मुताबिक टारगेट पर गिरा। एक एयरबेस बहुत बड़ी होती है, आप उस एयरबेस पर 50 मिसाइल भी मार दें तो एयरबेस कंप्लीटली तबाह नहीं हो सकती। ये यूक्रेन रशिया वॉर हम देख रहे हैं। यूक्रेन कई 100 ड्रोन्स भेजता है रशियन बेसिस पर, इम्पैक्ट भी होते हैं। कई दफ़ा यूक्रेन के बड़े हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट तक डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि यूक्रेनियन मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक की वजह से फलां रशियन एयरबेस बिल्कुल ख़त्म होगी या रशिया की अटैक की वजह से बिल्कुल नॉन ऑपरेशनल बन गई। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यही चीज़ एक आम शख्स को भी समझने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के बहुत से लोग भी इस प्रोपेगेंडा का शुरू में शिकार हुए थे और पूरी दुनिया तो ऑलरेडी इस चीज़ को मानती थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस चीज़ को चूंकि अब लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है तो इंडिया की और यहाँ अब जो है ना हालत ख़राब हो रही है, और वो चीज़ आपको इंडियन मीडिया पर वाज़े नज़र भी आ जाएगी। दूसरा, बहुत से लोगों के जहन में बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी ये किया कि जब एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट करता है किसी भी फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को या उसके प्लेन को, तो हम अक्सर औकात देखते हैं जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी एस्कॉर्ट करते हैं। इससे पहले JD वेंस आया US वाइस प्रेसिडेंट, फिर ईरानियन डेलीगेशन आया तो उन्हें पाकिस्तानी जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। तो जो ऑफिशियल वीडियोज़ आती हैं उसमें हम देखते हैं कि फाइटर जेट्स नॉर्मली बस उसको वेलकम कर रहे हैं और एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जबकि उसका एक सेकेंडरी रोल ये भी होता है कि उस एयरक्राफ्ट को सेफ गार्ड करना होता है कि ताकि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई रोग एलिमेंट आके वहाँ अटैक ना कर दे। तो हम तो ये देखते हैं कि इन एयरक्राफ्ट ने कोई मिसाइल्स ही कैरी नहीं किए हुए, एयर टू एयर मिसाइल्स इन्होंने नहीं कैरी किए, तो ये किस तरह फिर उनको सेफ गार्ड कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी ईरानियन प्रेसिडेंट के प्लेन को एस्कॉर्ट किया गया है पाकिस्तानी F-16s और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तरफ से। यहाँ एक्चुअल चीज़ क्या होती है कि जो PR मटेरियल के लिए या PR वीडियो के लिए आपने शॉट्स लेने होते हैं, उसके लिए 6 से 7 एयरक्राफ्ट आप फ्लाई करते हैं जो ईरानियन प्रेसिडेंट या कोई भी एयरक्राफ्ट है किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का उसके करीब, उसकी वीडियोस वगैरह कैप्चर कर ली जाती हैं। जो एक्चुअल फॉर्मेशन होती है 6-7 जहाज़ों की वो पीछे होती है और उसकी वीडियोस नहीं बनाई जाती। जो पीछे फॉर्मेशन मौजूद होती है वो प्रॉपर एयर टू एयर मिसाइल्स और BVR मिसाइल्स के साथ लेस होती है और उसका काम होता है इसको एस्कॉर्ट करना प्लस एक्चुअल में इसको सेफ गार्ड करना। और ईरानियन प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट के साथ भी यही किया गया। ईरानियन प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट के लिए जो एक्चुअल फॉर्मेशन थी जिन्होंने वेपन्स कैरी किए हुए थे वो पीछे रही, जबकि एक फॉर्मेशन जिसने करीब से आके उन्हें एस्कॉर्ट करना था या वेलकम करना था उसने उसे करीब आके वेलकम किया। ईरानियन प्रेसिडेंट को ये दिखाया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स आ चुकी है आपको वेलकम करने के लिए। क्योंकि ईरान वाले मामले में ज़्यादा इशू ये भी था कि इजराइल इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव था और इजराइल ईरान के किसी भी इस तरह के डेलीगेशन को चाहे वो एयर के थ्रू आए चाहे वो लैंड रूट के थ्रू आए उसे टारगेट कर सकता था और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो इस वजह से पाकिस्तान का एस्कॉर्ट करना ईरानियन प्रेसिडेंट को या ईरानियन किसी भी डेलीगेशन को वो और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। सो दोस्तों, ये वो 2-3 अहम चीज़ें थी जिस पर मैंने सोचा कि हमें एक वीडियो बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।